20 मार्च 1931 को ब्रिटिश शासन गवर्नर से मांग करते हमें फांसी देने की बजाय गोली से उड़ाया जाए। धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो। और उन्होंने बोला, कमर कस लो, सोए हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी कर दो। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दी जाती है, तुम तो बस एक मिट्टी के पुतले हो, जो करेगा भगवान ही करे। सोच को, इंसान को, आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल देती है। रंग, धर्म या नस्ल का भेदभाव छोड़कर एकजुट हो जाओ। आपस में लड़ोगे तो अपना ही नुकसान करोगे। हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की जरूरत है जो पागलों की तरह पूरी उम्र देश पर न्यौछावर कर दे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा ऐसे बुक के बारे में जो पिछले महीने 6 महीने इस पे काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे वीडियो बनाऊं कैसे नहीं। इसमें हर एक हाइलाइटर फेमस है। मैं बात कर रहा हूं मैं नास्तिक क्यों हूं, भगत सिंह का यह लेख। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक ऑब्वियस सा सवाल पूछूंगा, आप प्लीज उस पे जवाब दीजिएगा। इमेजिन करिए अगर आप 1947 में आप कोई क्रांतिकारी होते, आपके पास 2 रास्ते होते। पहला पाखंडी बाबाओं विचारधारा और दूसरा क्रांतिकारियों की विचारधारा, क्रांति की सोच और आज़ादी। तो आप ऑब्वियसली दूसरा रास्ता चुनेंगे, क्रांति और आज़ादी। लेकिन अगर यही सवाल आज के समय में लोगों से पूछा जाए तो 90% जनता पहला रास्ता चुनेगी, बाबाओं का अंधविश्वास। एनीवे दोस्तों, हम सब ने स्कूल में भगत सिंह के बारे में पढ़ा है ना, लेकिन इनफैक्ट हमारे स्कूल की किताबों में उनके विचारों के लेकर जो बातें लिखी है वह शायद ही कभी गहराई से पढ़ाई गई हो। बेसिकली आज वह सच मैं आपके इस किताबों के पन्नों में सीधे दिखाने वाला हूँ। देखिए जरा इस बुक के अध्याय 2 में फांसी होने से सिर्फ 3 दिन पहले यानी 20 मार्च 1931 को भगत सिंह राजगुरु सुखदेव ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र भेजे थे। ऑब्वियसली इस पत्र में कोई रहम या माफ़ी नहीं मांगी गई थी भाई, इसमें तो एक ऐसी कड़क मांग थी जिसे सुनकर अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। उन्होंने साफ साफ कहा था हमें फांसी देने के बजाय गोली से उड़ाया जाए। एग्जैक्टली जानते हैं क्यों? क्योंकि वह कहते थे कि हम कोई मामूली अपराधी नहीं हैं, हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग लड़ने वाले युद्धबंदी हैं। सोचिए जरा, मौत सामने खड़ी है और उस उम्र में भी वे अंग्रेजों की आंखों में आंख डालकर बात कर रहे हैं। इस किताब के अध्याय 4 पर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भगत सिंह सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, वे हमारे समाज के अंदर फैली हुई ऊंच नीच और जातिवाद के सख्त खिलाफ थे। यहाँ इस अछूत समस्या वाले चैप्टर में वे देश के शोषित और बिछड़े वर्ग को जगाने के लिए सीधे लिखते हैं कि धीरे धीरे होने वाले सुधारों से कुछ नहीं बन सकेगा। सामाजिक आंदोलन से क्रांति पैदा कर दो, तुम ही तो देश का असली मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोए हुए शेरों उठो और बगावत खड़ी कर दो। सोचिए जो समाज को अपनी असली ताकत मान रहे हैं वह इंसान कितने बड़े क्रांतिकारी होंगे। इसके बाद जब हम अध्याय 6 पर पहुंचते हैं तो यहाँ भगत सिंह ने उस मानसिकता पर प्रहार किया है जो इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है। जेल में जब बाबा रणधीर सिंह ने उन पर आरोप लगाया कि तुम अहंकारी हो चुके हो, इसीलिए भगवान को नहीं मानते हो, तो इसके जवाब में भगत सिंह ने बातें लिखी वह दिमाग को। वे साफ लिखते हैं कि बचपन से ही बच्चों के दिमाग में यह बात डाल दी जाती है कि तुम तो बस एक मिट्टी के पुतले हो, जो कुछ करेगा भगवान ही करेगा। भगत सिंह का मानना था कि यह सोच इंसान को आत्मविश्वास को पूरी तरह से कुचल देती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे समाज में इसी को दिमागी गुलामी कहा गया है और वे मानते थे कि यह हमारे देश का सबसे बड़ा रोड़ा है। वे तक यह लिखते हैं कि यदि धर्म अंधविश्वासों का मिलाने का नाम है तो ऐसे धर्म की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे आज ही उड़ा देना चाहिए।
और इसी बात को समझाते हुए उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध अंग्रेजी लाइन में लिखी थी, जो मुझे बहुत पसंद है, फिलोसफी द आउटकम ऑफ ह्यूमन वीकनेस। यानी ये जो दर्शन या ईश्वर की खोज है, ये असल में इंसान की कमजोरी का फल है। जब इंसान लाचार हो जाता है और जो लोग आज धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ते हैं ना, उनके लिए भगत सिंह ने अध्याय 7 में सांप्रदायिकता का इलाज बताते हुए कमाल की बात लिखी है। वे कहते हैं कि रंग, धर्म या नस्ल का भेदभाव भुलाकर एकजुट हो जाओ। आपस में लड़ोगे तो सिर्फ अपना ही नुकसान करोगे। अगर सच में कोशिश करनी है ना, तो सरकार की ताकत अपने हाथों में लेने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक सब मिलकर अपने हक के लिए नहीं खड़े होंगे, तब तक तुम्हारी जंजीरें नहीं कटेगी और तुम्हें असली आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी। यानी आपस में लड़ना है, लड़ना बंद करो और हक के लिए लड़ो। वे साफ साफ लिखते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो पागलों की तरह सारी उम्र देश पर न्यौछावर कर दे। और फिर वे एक बड़ा ही कड़वा सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या यह बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? वे याद दिलाते हैं करतार सिंह सराभा की, जो 20 साल के भी नहीं थे, मुस्कुराते हुए देश के लिए फांसी पे चढ़ गए। सडनली जब आप इतिहास के इन पन्नों को देखते हैं तो एहसास होता है कि यह शहीद कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं थे, हम जैसे ही आम नौजवान थे। और वीडियो के आखिर में आइए देखते हैं अध्याय 9 में, जो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़रूरी चैप्टर है। वे साफ साफ लिखते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो पागलों की तरह सारी उम्र देश पर न्यौछावर कर दे। और फिर वे एक बड़ा ही कड़वा सवाल पूछते हैं, लेकिन क्या यह बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? तो दोस्तों, आज से करीब 100 साल पहले 23 साल का एक नौजवान हमारे समाज, हमारे धर्म और हम जैसे स्टूडेंट्स को इतनी बड़ी सोच दे रहा था। क्या हम उनके सपनों का भारत बना पाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।